Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Hello, very good evening everyone, and once again I am here along with some video of class 9 physics. क्लास 9 के फिजिक्स के कुछ वीडियोस के साथ में आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से मौजूद हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में जाना था। उसमें हम लोगों ने जाना कि न्यूटन, गैलीलियो और एरिस्टोटल के क्या क्या रोल थे और किस किस बॉडी के बीच में किस तरीके के फोर्स जो है वो अप्लाई होते हैं, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे, क्योंकि छोटा चैप्टर है और बहुत सारे पोर्शन जो है इस साल डिलीटेड है, तो केवल दो टॉपिक के ऊपर में आज की इस वीडियो में बात होगी। एक होगा हमारा केपलर का प्लैनेटरी मोशन और दूसरा होगा न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल। तो उन दोनों के ऊपर में हम बात करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज केपलर के प्लैनेटरी मोशन के बारे में। जोहानस केपलर एक ग्रीक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर्स को ही मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जिनके पास में कुछ विशेष नॉलेज होते थे उनको दार्शनिक कहते थे, और इनको अंतरिक्ष विज्ञान में, एस्ट्रोनॉमी में बड़ी दिलचस्पी थी और इनको उसके बारे में काफी अच्छा नॉलेज था। इनके एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था टाइको ब्रे जो थे, उनका भी एस्ट्रोनॉमी में काफी अच्छा रोल था, काफी अच्छा ज्ञान था उनके पास में। आगे जब टाइको ब्रे का डेथ हुआ तो उन्होंने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने केपलर को हस्तांतरित कर दिए। ठीक है ना। तो सारे के सारे जो ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स थे उनको केपलर ने पढ़ा, उनको जाना, और जानने के बाद में अपने तीन बड़े ही महत्वपूर्ण जो नियम है उन्होंने उसी डॉक्यूमेंट से निकाले और उसको दिया, जिसको केपलर के प्लैनेटरी मोशन के लॉ के नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन एज द केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दैट इज गिवन इन द 1619, जो 1619 में केपलर ने दिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि केपलर के जो नियम थे वो क्या थे। तो केपलर का पहला जो नियम है वो कहता है कि प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट। जैसा हम सभी मानते हैं कि सन के चारों तरफ कोई भी प्लैनेट है वो सर्कुलर मोशन करता है, तो यहाँ पे वो बात नहीं है। इन्होंने बताया कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करते हैं, और इस इलिप्टिकल पाथ के दो फोकस होते हैं। ठीक है ना। और इन दो फोकस में से एक फोकस के ऊपर में सन जो है वो सिचुएटेड होता है। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द केपलर कि planet is not revolve around in a circular path around the sun, but it is revolve in an elliptical path around the sun. ये सन के चारों तरफ एक elliptical path में travel करते हैं। It has the two focus and sun situated one of the two focus. इन दो में से एक फोकस के ऊपर में सन सिचुएटेड होता है और इसके दो फोकस होते हैं। ये पहला नियम। दूसरे नियम में केपलर ने बताया planet sweeps equal area in equal interval of time while moving around the sun. यहाँ पे आप देख रहे हो कि कभी कभी क्या होता है कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, एंड दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट समटाइम द प्लैनेट कम वेरी क्लोज टू द सन एंड समटाइम दे बिकम फार्दर फ्रॉम द सन। कभी कभी जो प्लैनेट्स हैं वो सन से काफी दूर हो जाते हैं और कभी कभी वो सन के काफी नजदीक होते हैं। तो कहा क्योंकि प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ सन की ग्रेविटी जो एक फोर्स है उसकी वजह से घूम रहा है, और सन के फोर्स लगने की वजह से एक ही समान फोर्स लगेगा, चाहे वो दूर हो चाहे नजदीक हो। ठीक है ना। वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर में अलग से बात करेंगे। तो इनका जो एक मोशन हो रहा है सन के चारों तरफ वो एक फिक्स है। तो अगर आप सोचिए कि अगर स्पीड हमारे चलने की फिक्स हो और हमारा समय जो कि एक फिक्स क्वांटिटी है, अगर 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का अगर समय लेते हैं और एक स्पीड से चलते हैं, तो चाहे हम अपने घर से बाहर मार्केट में जाएं या स्कूल से घर जाएं, किसी भी समय पे अगर हम चलेंगे उसी स्पीड से तो एक पार्टिकुलर समय में हम एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। वही बात यहाँ पे केपलर ने भी बताई कि प्लैनेट स्वीप्स द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल एरिया का यहाँ पे क्या मतलब है? इक्वल एरिया का मतलब है जैसे ए से बी अगर एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया, ए बी सी अगर इसको कर दिया, तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया किसके बराबर होगा? इस ए बी सी के, ए डैश बी डैश सी के एरिया के बराबर होगा।
ठीक है, क्योंकि समय दोनों की तरफ एक ही लग रहा है। मान लीजिए ए से बी तक आने में इसको 1 महीने का समय लग रहा है और ए डैश से बी डैश जाने में भी उसको 1 महीने का समय लग रहा है। तो उस 1 महीने के समय में क्योंकि गति जो है कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से वो चल रही है, तो उसके चलने की वजह से क्या होगा, जो वो एरिया कवर करेगा वो एरिया क्या होंगे, एक बराबर होंगे। तो ये इन्होंने कहा कि प्लैनेट स्वीप द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। व्हाइल रिवॉल्विंग sometime it come very close to the sun and sometime it become farther from the sun। तो कभी कभी ये सन के नजदीक होता है, जैसे अभी ठंडी का दिन है, हम सभी सोचते हैं कि सन हमसे बड़ा दूर है इसलिए हमको ठंडी लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस समय पे सन जो है हमारे सबसे नजदीक है और सन का नजदीक होने के कारण हमारा जो नॉर्थ पोल है सन से दूर है, यानी हमारे पे जो रेज पड़ रही है सन की वो स्लैंटिंग पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी कम है। अब देखते हो गर्मी के दिन में आप उठे, नहाए धोए, पढ़ाई लिखाई हो गई आपकी काफी समय, तब भी आप देखते हो तो समय कितना हो रहा है, 10 बज रहा है। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी हो रहा है, दूर है, ठीक है ना। तो दूर है तो दिन जल्दी हो रहा है, सन की लाइट जल्दी हमारे ऊपर में पड़ रही है। और अभी आप ठंडी के दिन में हो तो आपको नहाते धोते सुबह में इतना जल्दी 10 बज जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आप कहते हो कि अरे 10 बज गया। तो ये दिन जो है काफी तेजी से पास कर रहा है और अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ के मूवमेंट की वजह से ही दिन रात होते हैं, वो रोटेट कर रहा है जल्दी से, तो उसके जो मूवमेंट है सन के चारों तरफ घूमने की जो गति है वो क्या है, तेज है। तो इस समय पे सन के जब नजदीक होगा तो तेजी से मूव करेगा। जैसे आप सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि कोई मेरे से अगर 3 मीटर की दूरी पे खड़ा हो और कोई मेरे से 30 मीटर की दूरी पे खड़ा हो और दोनों को 2 मिनट का समय दिया जाए कि वो मेरे चारों तरफ चक्कर लगाए, तो जो 3 मीटर की दूरी पे है हो सकता है कि वो 2 मिनट में मेरे चारों तरफ जो है 2-3 चक्कर लगा ले, लेकिन जो 30 मीटर की दूरी पे मेरे से खड़ा है वो बामुश्किल आधा चक्कर भी पता नहीं कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों को बोला जाए कि एक पार्टिकुलर स्पीड से अगर आप मूव करें तो नजदीक वाला मेरे जल्दी ज्यादा चक्कर लगा लेगा, लेकिन दूर वाला जो है वो मेरे आधा चक्कर भी लगाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, अब दूर है तो उसकी जो दूरी उसने ट्रेवल की मेरे से, जो एरिया उसने लिया वो एरिया मेरे से नजदीक वाले के टोटल जो मूवमेंट का एरिया था उन दोनों के क्या होंगे, बराबर ही होंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नारियल खाया होगा, ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो नारियल बेचने वाले आते हैं, तो उसमें उनके पास में 2 शेप के नारियल होते हैं, एक लंबा नारियल होता है और एक चौड़ा नारियल होता है, इस तरीके का, और दोनों की जो कीमत है वो कितनी है, 10 रुपीज है, 10 रुपीज। दोनों की कीमत कितनी है, 10 रुपए। आप देखते हो, पूछता है कौन सा दे दे, आप देखते हो दोनों में कौन सा बड़ा लग रहा है, आपको लगता है कि ये वाला बड़ा है, आप ले लेते हो, कहते हो मैंने तो बड़ा वाला ले लिया। किसी को ये मिल गया तो कहते हैं कि तुमको छोटा वाला मिल गया। अब आप ये सोचिए कि दोनों की कीमत 10 रुपए ही है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। अगर वो नारियल काटने वाला है, एक नारियल में से अगर 10 ऐसे पीसेस निकालता है तो 10 ऐसे भी पीसेस निकालता होगा, इसीलिए उसका कीमत उसने क्या रखा है, एक ही बराबर रखा है। अगर कोई बड़ा होता कोई छोटा होता तो उनकी दोनों की कीमतें क्या होती, अलग अलग होती, लेकिन ऐसा तो है नहीं। उन दोनों की कीमतों में समानता होने का मतलब क्या है कि उनके जो मासेस हैं वो सेम है, इक्वल है। वही बात यहां पर भी है कि जब वो नजदीक होता है और तेजी से मूव करता है तो उसी समय में, एक पार्टिकुलर समय में जितना वो एरिया कवर करेगा, जब दूर होगा तो उसी पार्टिकुलर समय में उसका जो कवर किया हुआ एरिया होगा वो क्या होगा, एक बराबर होगा। ये केपलर का सेकंड नियम था। थर्ड लॉ क्या कहता है, कह रहा है कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन अराउंड द सन। कह रहा है कि जब प्लैनेट कोई मूव करता है तो उसकी सन से जो भी दूरी हो, बहुत सारे प्लैनेट है, 8 प्लैनेट्स है हमारे, तो उनकी दूरियां अलग अलग हैं। अब सबकी दूरियों का जो क्यूब होगा वो उनके समय के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उस हिसाब से समय में भी परिवर्तन होते चले जाएंगे। ठीक है ना। इस बात को समझने के लिए यहाँ पे दिखाया गया, जैसे आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यानी आर क्यूब अपन टी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, यानी हर एक प्लैनेट के लिए जो आर क्यूब और टी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है ना, वो सबका एक समान होगा।
किसी का कम अधिक या कुछ आएगा नहीं ऐसे। आपको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे एक प्लैनेट है, तो इसका जो पीरियड है यानी टाइम, सन के चारों तरफ घूमने का, डिस्टेंस सन से उसकी दूरी, और ये रेशियो T²/R³, ये रेशियो हमने ले लिया। अब ये जो रेशियो ले लिया तो हमने 3 प्लैनेट्स ले लिया है, मरकरी, अर्थ और मार्स। यहाँ पे अर्थ को स्टैंडर्ड माना गया है। अर्थ से किसको ज्यादा समय लगेगा, किसको कम समय लगेगा। जैसे मरकरी क्योंकि सन से नजदीक है, सो इट टेक द लेस टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इसका कितना समय लग रहा है, अगर अर्थ का समय 1 है, अगर 1 साल लग रहा है, तो इट टेक ओनली 0.241 years to revolve around the sun. Similarly, the distance from the sun earth is, if consider 1, then the distance of mercury is 0.39. If we get the ratio T²/R³, it comes 0.98. ये कितना आ रहा है, 0.98 आ रहा है। उसी तरीके से अगर अर्थ का देखें तो सब 1 है, ये T² और R³ की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मार्स का देखें तो अर्थ से दूर है मार्स, तो उसको सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 1.88 ईयर्स लग रहे हैं, और इसका जो डिस्टेंस है वो 1.52 है। ठीक है, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में है। जब इसका रेशियो निकाला गया तो कितना आ रहा है, 1.01 आ रहा है। ऐसे ही सबका जो रेशियो आएगा वो एक फिक्स होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। देख रहे हो ना, 0.98 लगभग 1 के बराबर है, ये 1 है ही, 1.01 यानी लगभग 1 के बराबर है। तो सबकी वैल्यू कैसी आती है, एक बराबर आती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये केपलर के 3 नियम थे। अब ये केपलर के जो नियम है वो प्लैनेट की गति को समझने में, हमारे सैटेलाइट के ऑर्बिटिंग में, इन सारे कामों के लिए जरूरी है। अगर हमने केपलर के नियम को आधार बनाया तो हम किसी भी सैटेलाइट को, जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उन सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट में अच्छी तरीके से रिवॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे केपलर के 3 नियम हो गए, यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको समझ में भी आ रहे होंगे, उनको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। और आगे हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग न्यूटन के इनवर्स स्क्वायर रूल के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं न्यूटन के इनवर्स स्क्वायर रूल के बारे में। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जैसे न्यूटन ने बताया कि अगर हम ऐसा मान ले कि कोई भी प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं बल्कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो उसके ऊपर में जो लगने वाला जो फोर्स होगा, जो उसका मूवमेंट होगा, वो कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इफ ए बॉडी परफॉर्म द सर्कुलर मोशन, द सर्कुलर मोशन इज कंसिडर्ड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो किसी प्लैनेट या सन के चारों तरफ अगर चक्कर लगा रही है और वो गोल गोल चक्कर लगा रही है, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रही है, तो उसका जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड होगा। क्यों होगा, इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी बात की है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कल बात कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने बात की कि क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो वेलोसिटी में चेंज होते रहते हैं, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और इसलिए उसकी वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी कहते हैं। तो एक्सेलरेटेड यहाँ पे मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है। बॉडी का जो मास m है और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब कह रहा है कि जो सर्कुलर एक्सेलरेशन होगा, we know that circular acceleration is equal to क्या होगा, ये होगा, it is equal to v square upon r। ये वेलोसिटी के स्क्वायर और डिस्टेंस के रेशियो में आएगा, या ठीक है ना। तो अगर हम इसको v स्क्वायर को r से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सर्कुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर r की वैल्यू कम करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर v वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपने देखा होगा कि धागे को अगर आप, लंबा सा धागा है और अपनी उंगली में लिपटाते हैं तो
तो ऐसे लिपट के छोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी उंगली में लिपटेगा, लेकिन जब नजदीक आएगा तो काफी तेजी के साथ लिपट जाएगा, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, तो उसके ऊपर में लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप जानते हो कि सेंट्रीपिटल अगर फोर्स की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके ऊपर में लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, m इंटू ए, m इंटू ए, एफ इज इक्वल टू आप जानते हो m इंटू ए होता है, और a की जगह पे हमें क्या रख देना है, v स्क्वायर अपॉन r रख देंगे, क्योंकि a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r है, तो इसको हमने रख दिया, तो f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, तो f यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अब हम इसको जानते हैं कि m की वैल्यू, यानी अगर कोई भी प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो उसके मास में तो कोई डिफरेंसेस आने वाले हैं नहीं, उसका मास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर m को हटाएंगे तो f क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r। इसको बना देते हैं इक्वेशन 1, ये हमको रेशियो मिल गया v स्क्वायर अपॉन r का। कह रहा है कि हम जानते हैं, we also know that velocity is equal to distance upon time, then v is equal to क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस गोले का जो सर्कमफ्रेंस होगा वही डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, तो इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 पाई r अपॉन t, ठीक है। अब यहां भी देखिए ये जो 2 पाई की वैल्यू है, 2 पाई ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो v क्या हो जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t, ठीक है। अब कह रहा है कि यहां पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें इसको, ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि ऑन राइट हैंड साइड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई r, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाई r। अगर इस तरफ अगर हम r से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू पे कोई असर पड़ेगा क्या, यहां पे, यानी v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इंटू r बाई r, इसको अगर हम कर दें तो कोई इस पे फर्क पड़ेगा इसकी वैल्यू पे, क्योंकि ये r तो कट जाएगा, वैल्यू वैसे की वैसे ही रह जाएगी। तो ये अगर हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इंटू 1 बाई r, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो वैल्यू है हमने देखा था कि r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज अ कांस्टेंट वैल्यू इन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई r, क्योंकि r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये इसको बना लीजिए इक्वेशन सेकंड, और इसकी जो वैल्यू है v की उसको यहां पे इक्वेशन 1 में रख दे अगर हम लोग, तो क्या मिलेगा हमें, पुट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r इंटू r, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर रूल है न्यूटन का, वो कहां से मिला है, वो यहां से प्राप्त हुआ है हमें, ये इस जगह से मिला है कि न्यूटन ने कैसे जाना कि अगर हम दूरी बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उनके ऊपर में लगने वाला जो फोर्स होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम दूरी अगर कम कर देते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स जो है वो स्क्वायर में इंक्रीज कर जाएगा, और दूरी को जैसे बढ़ा देंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स जो है वो स्क्वायर में ही क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल।
और ये न्यूटन ने इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि ये इनवर्स स्क्वायर रूल किस तरीके से हमको ऑब्टेन होगा। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और कहीं पर भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा आपको। तो अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए, ये न्यूटन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रूल है जो आपको समझने में मदद करेगा कि कोई प्लैनेट जो है वो किस तरीके से किसी दूसरे प्लैनेट या सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर में बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड एंजॉय द वीडियो।